नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा है। आज फिर हाजिर हूँ उत्तर वैदिक काल के संपूर्ण जानने का पार्ट 1 लेकर। आज से उत्तर वैदिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल हमने पूरा कर दिया है। ऋग्वैदिक काल की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन वीडियोज़ को आप देखिए। हड़प्पा सभ्यता की वीडियोज़ आप देखिए। करंट अफेयर से संबंधित भी वीडियोज़ आप हमारे देखिए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप करंट अफेयर से संबंधित कोई लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो उत्तर वैदिक काल एशियन हिस्ट्री में चल रहा है। उत्तर वैदिक काल के ऊपर संपूर्ण जानकारी का वीडियो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज क्या है खास। हेलो दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल है हमारे इस वीडियो में आज के लिए। तो उत्तर वैदिक काल के ऊपर हम आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सजेशन दीजिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखते हैं आज क्या है वैदिक काल। क्या है वैदिक काल? तो एशियन हिस्ट्री में जो वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ा। ऋग्वैदिक काल के बाद आप उत्तर वैदिक काल में हैं। तो इस उत्तर वैदिक काल का जो समय है, इसका जो समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है उत्तर वैदिक काल का समय? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर का वैदिक काल का समय माना गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है। ठीक है, माना इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा था। जब उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। जैसे कबीले में जो लोग रहते थे, कबीले में जो लोग रहते थे, जो जंगलों में मतलब रहते थे लोग, कबीले बनाकर कबीलाई प्रजाति जो होती हैं वो लोग रहते थे, वो क्या थे, अपने आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। क्या करने लगे? आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। ये उत्तर वैदिक काल के समय ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। तो तकनीकी दृष्टि से तकनीकी दृष्टि से लोहे की शुरुआत सर्वप्रथम 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना के दोआब अतरंजी खेड़ा में प्राप्त किया गया था। मतलब उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले लोहे का उपयोग और सबसे पहले जो लोहा मिला था तो उत्तर वैदिक काल में मिला था। ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, तो उत्तर वैदिक काल में थी। तो उत्तर वैदिक काल में ये किस समय के लगभग मिला था? ये मिला था 800 ईसा पूर्व के समय के आसपास उत्तर लोहे की जानकारी मिली थी। और ये गंगा यमुना के दोआब, यानी दो नदियों के बीच का जो दोआब जो होता है, दो नदियों के बीच में एक खाली स्थान, मतलब खाली जगह जो पड़ी रहती है उसको दोआब बोलते हैं। तो दोआब के अतरंजी खेड़ा, उन दो नदियों के बीच में एक दोआब था, उसमें अतरंजी खेड़ा नामक स्थान था, वहाँ पर इसको प्राप्त किया गया। उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में, मतलब अथर्ववेद जो है, तो अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल के समय में लोहे के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया था वो एक तो श्याम अयश और कृष्ण अयश। लोहे के लिए श्याम अयश और कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किस काल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि श्याम अयश और कृष्ण अयश किसे कहते हैं? तो लोहे को कहते हैं। और श्याम अयश और कृष्ण शब्द के अयश शब्द का प्रयोग लोहे के लिए किया गया था। अथर्ववेद में भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल के समय इसका उपयोग, इन शब्दों का उपयोग किया जाता था। इसी काल में उत्तर वैदिक काल के समय में ही वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो वर्ण हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। तो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ किस लिए हुई थी? ये हुई थी काम के अकॉर्डिंग, मतलब जो व्यक्ति जिस वर्ण का है वो उस अकॉर्डिंग काम करेगा। तो वर्ण व्यवस्था जो स्टार्ट हुई थी वो किस वजह से हुई थी? काम के अकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी। देखते हैं अपन आगे। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो उसमें क्या हुआ? पुरोहित जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण थे। इन 4 वर्णों को काम के अकॉर्डिंग ढाला गया था। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था।
तो वो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी ये देखते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था तो कैसी थी, तो कबीलाई ढांचा टूट गया। तो मतलब उत्तर वैदिक काल के समय में जो कबीले बनाकर जो लोग रहते थे, वो कबीला ढांचा टूट गया था। वो लोग अब कबीलाई में रहता आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल के समय में ही पहली बार जो क्षेत्रीय राज्य बनने लगे, मतलब कबीले जो रहते थे वो राज्यों में तब्दील होने लगे। तो क्षेत्रीय राज्यों को उदय हुआ। जैन का स्थान जैन नहीं, जन है। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था और युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। मतलब उत्तर वैदिक काल के समय जो युद्ध, मतलब ऋग्वैदिक काल के समय गायों को ही संपत्ति माना जाता था। और जिस पर जितना गाय वो उतना पैसे वाला माना जाता ऋग्वैदिक काल के समय में। तो उस टाइम गायों को बहुत महत्व दिया गया और गाय ही होती थी उस टाइम। तो इस उत्तर वैदिक काल के समय क्या हुआ, जैसे ही अब कबीले जो होते थे, तो कबीले जो राज्यों में तब्दील होगा तो उन्हें संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। तो संपत्ति किससे होती, क्षेत्र से, ज़मीन से। तो ये होने लगा। तो जन का स्थान जनपद ने ले लिया। फिर जन जो थे वो जनपद में तब्दील हो गए, जनपद बनने लगे। तो युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। अब युद्ध आपस में जो लोग लड़ने लगे, जो राजा हुए, धनी लोग हो गए, तो क्या हुआ, अब उन्हें क्षेत्र चाहिए, उन्हें ज़मीन चाहिए। तो गाय को तो थोड़ा स्थान नीचे चला गया और ज़मीन प्रायोरिटी पे आ गया। तो ज़मीन को वो प्रायोरिटी दे करके उनके लिए युद्ध वगैरह होते तो उनके लिए तो होने लगे। इस समय सभा और समितियों पर राजाओं, पुरोहितों, धनी लोगों का अधिकार हो गया। जो संस्थाएं थीं, सभा और समिति जो संस्थाएं थीं, जो पहले ऋग्वैदिक काल के समय में क्या होता था, तो उसमें सामान्य लोग भी भाग लेते थे, स्त्रियां भी भाग लेती थीं और ऐसे उनमें था। पर लेकिन उत्तर वैदिक काल के समय ये सभा और समिति नामक की संस्थाएं थीं, जो उन पर धनी लोग, जो पैसे वाले लोग, उनका अधिकार हो गया, राजाओं का अधिकार हो गया। मतलब उन पर एक बढ़िया बना दिया कि इस सभा का जो पैसे वाले लोग थे वो उसमें इंटरफेयर करने लगे सभा समिति संस्थाओं पर। एक विदत नाम की संस्था थी, उसको तो पूरा ही समाप्त कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल के समय में विदत नाम की संस्था को समाप्त कर दिया गया था और सभा से स्त्रियों की सदस्यता को ही बहिष्कृत कर दिया गया। यानी कि ऋग्वैदिक काल के समय में सभा में स्त्रियां भाग ले सकती थी, पर लेकिन अब उत्तर वैदिक काल के समय में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, उनको भी बहिष्कृत कर दिया गया था। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया। तो इस टाइम जो राजा है वो और ताकतवर हो गया। मतलब अब जो एक्चुअल बात है, जब क्षेत्रीय राजा होने लगे और फिर राजा होगा तो उसके नीचे जो काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा ताकतवर हो ही जाएगा। अब धनी लोग जो तो सीधा सामंत जो लोग होते सीधे राजा से इंटरेक्ट होने लगे। धनी लोग जो राजा के नीचे काम करने लगे, पुरोहित हैं वो राजा के लिए काम करने लगे। तो ये चीज़ होगा, तो राजा को अधिक शक्तियाँ और मिल गई, तो राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई, अब राजा हो गया तो क्षेत्रीय राजा होने लगे। अब क्षेत्रीय राजा को तो वो और युद्ध करेगा, अपना ताकत का प्रदर्शन करेगा, तो और भी क्षेत्रों को जीता। तो वहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति और राष्ट्र। तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई, उत्तर वैदिक काल के समय में हुई। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति होगी तो राजाओं के राज्य बड़े होने लगे। तो उससे क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ही एक ऋग्वैदिक काल के समय में कर लिया जाता था जिसका नाम था बलि। क्या नाम था, बलि। पर लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे राज्य बड़े हुए, राज्यों की उत्पत्ति हुई, उदय हुआ, राष्ट्र की उत्पत्ति हुई, तो बलि के स्थान पर के अतिरिक्त, यानी बलि तो लिया ही जाता था और उसके अतिरिक्त और शुल्क लगा दिया। भाग तथा शुल्क दो नामक कर और लगा दिए गए राजा ने। तो राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी, राजा के सहायता करने वाले राजाओं के जो मंत्री होते थे और उनको जो सहायता करते थे, उनके जो उच्च अधिकारी होते थे उनके राज्यसभा में, तो उनके उच्च अधिकारी को रत्निन कहते थे। क्या कहते थे, रत्निन कहा जाता था। और राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, राजा कोई स्थायी सेना भी नहीं रखता था। तो इसमें पॉइंट बहुत अच्छे हैं। जन का स्थान जनपद ने ले लिया था और क्षेत्रों के लिए युद्ध होने लगे और राजा अधिक शक्तिशाली हो गया। कबीलाई ढांचा टूट कर क्षेत्रीय राजा का उदय हुआ। सभा और समिति पर राजाओं पुरोहितों का अधिकार हो गया। व्रत को समाप्त करके
स्त्रियों को भी सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया और राज शब्द की उत्पत्ति हुई। कब हुई? उत्तर वैदिक काल के समय में। ऋग्वैदिक काल में बलि लिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में बलि के अतिरिक्त, बलि तो लिया ही जाता था, उसके अतिरिक्त भाग और शुल्क नामक 2 कर और लगा दिए गए और राजा की सहायता करने वाले लोगों को रत्नेन कहा जाता था। ठीक है जी, तो ये उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। तो हम आगे चलते हैं, अपन देखें उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। हमने उत्तर वैदिक काल का समय पढ़ा, उत्तर वैदिक की राजनीतिक व्यवस्था देख ली हमने, और उत्तर वैदिक काल की हम सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल के समय में? जो वर्ण स्टार्ट हुए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वर्ण भी उत्तर वैदिक काल के समय में स्टार्ट हो गए थे, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया। मतलब ऋग्वैदिक काल के समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। कैसे? जिसका जो वर्ण है उसके हिसाब से काम करेगा। पुरोहित हुआ तो अपना पुरोहिताई करता था, क्षत्रिय अपनी रक्षा करता था, शूद्र और वैश्य अपने अपने काम करते थे। तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल के समय में। पर लेकर अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के समय में जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति पर आधारित हो गई। किस पर हो गया? जाति पर आधारित हो गई। तो इस समय जाति पर आधारित हुई तो इस समय जो लोग थे वो स्थायी जीवन जीने लगे। चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्पष्टतः साबित हो गए। यानी जो लोग थे, जो वर्ण में जो लोग थे उनको स्पष्ट कर दिया। जो पुरोहित का काम है, जो पढ़ा लिखा होता तो पुरोहिताई पंडिताई करता था, क्षत्रिय जो रक्षा करेगा, वैश्य जो अपना धंधे वाला काम करता था, शूद्र वो अपने अलग काम करते थे उनके। तो ये क्या था, स्पष्ट कर दिए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्पष्ट हो गए, इनकी जातियाँ स्पष्ट हो गई। तो ये सब उत्तर वैदिक काल के समय में हुआ। तो क्या हुआ, कर्म वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित थी, कर्म से वो जाति पर आधारित हो गई। किस पर आधारित हो गई? जाति पर आधारित हो गई। इस उत्तर वैदिक काल के समय में लोग स्थायी अपना जीवन जीने लगे। तो यज्ञ, और उत्तर वैदिक काल के समय में यज्ञ का महत्व बढ़ गया। क्या हो गया? यज्ञ का महत्व बढ़ गया और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। जब यज्ञ बढ़ा और राजा आ गए तो ब्राह्मण और राजा इंटरेक्ट होते थे। जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों से काम कराते थे। तो इस तरीके से मतलब तो ब्राह्मणों की भी शक्ति में वृद्धि हुई। तो यज्ञ का महत्व बढ़ा, ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई। तो ऐतरेय ब्राह्मण, मतलब एक ऐतरेय जो ब्राह्मण है, जो वेदों का ऐतरेय ब्राह्मण है, ठीक है। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? चारों वर्णों का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में उत्तर वैदिक काल साल में 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई। उत्तर वैदिक काल के समय में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना, ये 3 आश्रम होते थे उत्तर वैदिक काल के समय में। अभी एक पॉइंट और नोट करने वाला है, चौथा आश्रम संन्यास। चौथा आश्रम जो है संन्यास, वो महाजनपद काल में जोड़ा गया। महाजनपद पाल काल में आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? 3 आश्रम तो उत्तर वैदिक काल के समय में इसकी स्थापना हो गई थी। वो कौन कौन से आश्रम थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि संन्यास आश्रम जो है वो किस काल में जोड़ा गया? तो किस काल में जोड़ा गया? वो महाजनपद काल में जोड़ा गया। तो आपके पॉइंट अपने नोट बना दिए। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों की उल्लेख मिलता है, ठीक है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पुरोहित। 4 वर्ण हैं, ठीक है जी। वर्ण किसके आधार पर था ऋग्वैदिक काल के समय में? कर्म पर आधारित तब पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में किस पे हो गया? वो जाति पर आधारित हो गया, ठीक है जी। सब सभा और समिति से स्त्रियों का बहिष्कृत कर दिया गया था, जो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थी, पर लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति से उन्हें खत्म कर दिया गया। कौन सी संस्था उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी? विदत। कौन सी कर दी गई थी? विदत जो संस्था है वो उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट करके आपको और वीडियो डिलीवर करते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद।